हाँ तो बच्चों, हम पिछली क्लास में भारत के भौतिक प्रदेश, पहला भौतिक प्रदेश हिमालय पर्वतीय प्रदेश के बारे में पढ़ लिया था। आज भारत का दूसरा भौतिक प्रदेश जो हिमालय पर्वतीय प्रदेश के दक्षिण में स्थित है, जिसका नाम है उत्तर का विशाल मैदान। हिमालय के दक्षिण में है, जिसका क्या नाम है? उत्तर का विशाल मैदान। यह आपका हिमालय पर्वत था। इसके दक्षिण में कौन सा भौतिक प्रदेश है? उत्तर का विशाल मैदान। जो दक्षिण के पठार के उत्तर में और हिमालय पर्वतीय प्रदेश के दक्षिण में स्थित है, यानी बीच में है। प्राचीन समय में इसे सिंधु गंगा व ब्रह्मपुत्र नदी के प्रदेश से नाम से जाना जाता था। लेकिन 1947 में भारत का विभाजन हो गया और भारत के दो देश बन गए थे। कौन कौन से? एक तो पाकिस्तान और एक भारत। ठीक है, तो ये सिंधु नदी है, ये इसका अधिकांश भाग है वो पाकिस्तान में चला गया और इसकी सहायक नदी रावी, चिनाब, व्यास, झेलम वो भी पाकिस्तान में चले गई। तो बाद में अब वर्तमान में इसे सतलज गंगा ब्रह्मपुत्र प्रदेश के नाम से जाना जाता है, जो हिमालय पर्वत के दक्षिण में स्थित है। इसकी आकृति है वो धनुषाकार है। हिमालय पर्वत की आकृति वो चापाकार थी और इसकी आकृति है वो धनुषाकार है। ठीक है, और दक्षिण के पठार की आकृति है वो त्रिभुजाकार है। तो चापाकार व त्रिभुजाकार आकृति के बीच में जो भौतिक प्रदेश बसा हुआ है धनुषाकार आकृति में, उसका क्या नाम है? उत्तर का विशाल मैदान। इसकी लंबाई है 2400 किलोमीटर, वही आपके हिमालय पर्वत की थी। और हिमालय के एकदम जस्ट नीचे दक्षिण की तरफ उतनी लंबाई में उत्तर का विशाल मैदान फैला हुआ है। तो इसकी लंबाई कितनी है? 2400 किलोमीटर। ठीक है, फिर है इसकी चौड़ाई जो है 150 से लेके 300 किलोमीटर चौड़ाई है इसकी 150 से लेके 300 किलोमीटर। ठीक है, फिर जो ये प्रदेश है ये अनेक दोआबों वाला प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। दोआब का मतलब दो नदियों के बीच की भूमि को किस नाम से जाना जाता है? दोआब। दो नदियों के बीच की भूमि। यहाँ पर तो नदियाँ ही नदियाँ बहती है। हिमालय से निकलकर उत्तर के विशाल मैदान में नदियाँ प्रवेश करती है, जैसे गंगा और इसकी सहायक गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, ब्रह्मपुत्र नदी और इसकी सहायक नदियाँ, सतलज नदी, यह सब है वो इसी प्रदेश में बहती है। इस कारण यह प्रदेश है वो विश्व का सबसे अधिक उपजाऊ, सर्वाधिक उपजाऊ वाला प्रदेश है। सर्वाधिक उपजाऊ व सघन जनसंख्या, यहाँ का घनत्व है, जनघनत्व है वो सर्वाधिक है भारत के अन्य भौतिक प्रदेशों की तुलना में। सघन जनसंख्या वाला प्रदेश भी इसे कहा जाता है। ठीक है, ये मैदान है, ये आपका यहाँ पर पंजाब
पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, इन राज्यों में फैला हुआ है। ठीक है, जो कितनी चौड़ाई में है, 150 से लेके 300 किलोमीटर चौड़ा है और 2400 किलोमीटर है वो लंबा है। फिर इसके भौगोलिक नाम है, अलग अलग भौगोलिक नाम दिए गए हैं। इनमें पहला है भाबर प्रदेश, भाबर प्रदेश। ठीक है, अब जैसे ये हिमालय पर्वत है, इस हिमालय पर्वत से नदियां निकलती है, तो हिमालय पर्वत से नदी निकलने के बाद में तीव्र ढाल है तो तेज गति से आती है, और जैसे ही ये धरातल के पास आती है तो इसका ढाल है वो कम हो जाता है। तो ये नदियां अपने साथ में बड़ी बड़ी चट्टानें, पत्थर व मलबा लेकर साथ आती है, और यहाँ पर धरातल के पास आकर इस जगह पर चट्टानों को और मलबों को एक जगह एकत्रित कर देती है। एकत्रित बहुत दिनों के बाद एकत्रित होने के बाद में ये नदियां ये यहाँ पर बहती हुई दिखाई नहीं देती है, अर्थात नदियां भूमिगत हो जाती है या अदृश्य हो जाती है। इसी प्रदेश को भाबर प्रदेश के नाम से जानते हैं, भाबर प्रदेश। ठीक है, यानी कि नदियां हैं वो भूमिगत होकर बहती है, अर्थात अदृश्य हो जाती है, नदियां दिखाई नहीं देती है, बड़ी बड़ी शिला पत्थरों के नीचे से होकर बहती है। इसी प्रदेश को हम भाबर प्रदेश कहते हैं। इस भाबर प्रदेश के बिल्कुल दक्षिण में है वो आपका तराई प्रदेश, तराई प्रदेश। इस भाबर प्रदेश में भूमिगत हो जाती है और जैसे ही वापस धरातल पर आती है तो इस स्थान का नाम हो जाता है तराई, अर्थात दलदली प्रदेश। इसे दलदली प्रदेश भी कहते हैं, दलदली प्रदेश। और यहाँ पर लंबी लंबी घासें पाई जाती है, जैसे कांस, लंबी घासें। लंबी घासों में कौन सी है? तो कांस, एक हाथी घास, ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। अनेक वन्य जीव पाए जाते हैं, वन्य जीव जैसे हाथी, गेंडा आदि पाए जाते हैं। हाथी, गेंडा आदि यहाँ पर पाए जाते हैं। और इसी तराई प्रदेश में दूधवा खारा राष्ट्रीय उद्यान भी स्थित है, जो आपके उत्तराखंड राज्य में दूधवा खारा राष्ट्रीय उद्यान, जो तराई प्रदेश में स्थित है। ठीक है, भाबर समझ में आया, तराई समझ में आया। तराई प्रदेश। फिर है बांगर, बांगर प्रदेश। तो हम राजस्थान का अध्ययन करेंगे भौतिक प्रदेशों का, तो वहां पर नाम आएगा एक तो बांगर, एक बांगड़ और एक वांगड़। तो बांगर तो हमने देख लिया, एक आएगा बांगड़, एक आएगा वागड़। तो डूंगरपुर के आसपास का क्षेत्र है जहाँ पर वागड़ी भाषा बोली जाती है, उस प्रदेश को वागड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है। और बांगड़ प्रदेश है ये हमारे झुंझुनू के आसपास का क्षेत्र है, उसे बांगड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है। और वागड़ डूंगरपुर। हम ये राजस्थान का अध्ययन करेंगे तब पढ़ेंगे। तो बांगर प्रदेश, बांगर प्रदेश का मतलब पुराने व ऊंचे जलोढ़, जहां नदियों के बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता है, उसे बांगड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है। तो बांगड़ प्रदेश किसे कहते हैं? बांगर। पुराने व ऊंचे जलोढ़, पुराने व ऊंचे जलोढ़
जहाँ बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता है, बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता है, उसे हम किस नाम से जानते हैं? बांगर प्रदेश के नाम से। फिर अगला है खादर। तो बांगर का एकदम विपरीत है, वो खादर है, यानी कि नवीन जलोढ़ जहाँ नदियों के बाढ़ का पानी पहुंच जाता है उसे खादर प्रदेश कहते हैं। यह अत्यधिक उपजाऊ प्रदेश भी होता है, क्योंकि यहाँ से नदियाँ बहती है तो अपने साथ में नवीन मृदा पहाड़ी एरिया की वो लेके आती है और नवीन मृदा बिछा देती है, इसलिए यह अत्यधिक उपजाऊ प्रदेश है। ठीक है। इसके बाद में है थार का मरुस्थलीय मैदानी प्रदेश। तो ये भी इसमें आता है, उत्तर के विशाल मैदान में। थार का मरुस्थलीय मैदानी प्रदेश, यह आपका थार का मरुस्थलीय मैदानी प्रदेश। अब थार का मरुस्थल है, यह भारत में भी है और पाकिस्तान में भी है। भारत में जो थार का मरुस्थल है उसे छोटे थार के नाम से जानते हैं, जबकि पाकिस्तान में जो थार का मरुस्थल है उसे बड़ा थार का मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। भारत के 4 राज्यों में ये थार का मरुस्थल है, ये फैला हुआ है। कौन कौन से हैं? पंजाब, गुजरात, राजस्थान और हरियाणा, यानी कि ये जो पाकिस्तान से सीमा लगती है यहाँ पर थार का मरुस्थल है। और राजस्थान में अरावली पर्वतमाला के पश्चिमी उत्तर पश्चिमी भाग में जो मरुस्थल है वो थार के मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। कहते हैं यहाँ पर प्राचीन समय में यह मरुस्थल है वो अत्यधिक उपजाऊ था और यहाँ पर अनेक नदियाँ बहती थी, जैसे सरस्वती नदी, द्वसदती नदी और सतलज नदी। लेकिन जलवायु परिवर्तन के कारण यह प्रदेश है बहुत समय बाद में मरुस्थल का रूप धारण कर लिया और अब यहाँ पर न के बराबर वनस्पति है और न ही यहाँ पर पानी है पीने के काम आने वाला, अर्थात जो पानी है वो भी खारा पानी है। और यहीं पर खारे पानी की झीलें पाई जाती है, जैसे आपकी डीडवाना झील है और कौन सी लूणकरणसर झील है, रेवासा झील जैसे सीकर में, यह आपकी यहाँ पर ही पाई जाती है। और वनस्पति और नहर के बराबर है। वर्तमान में यहाँ पर इंदिरा गांधी नहर आई है, इसलिए थोड़ी बहुत हरियाली और पेड़ पौधे यहाँ पर होने लगे हैं और फसलें भी यहाँ पर होने लगी है। तो यह आपका हो गया उत्तर का विशाल मैदान। अब हम आगे अध्ययन करेंगे उत्तर के विशाल मैदान का महत्व है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उत्तर का विशाल मैदान है, यह उत्तर पर्वतीय प्रदेश और दक्षिण के पठार के बीच में धनुषाकार आकृति में स्थित है। इसकी लंबाई 2400 किलोमीटर है, जबकि इसकी चौड़ाई है वो 150 से लेके 300 किलोमीटर है। यह अनेक दोआबों वाला क्षेत्र है। दोआब का मतलब दो नदियों के बीच की भूमि। यह प्रदेश है, यह सर्वाधिक उपजाऊ व सघन जनसंख्या वाला प्रदेश है। इसमें बाद में 4 प्राकृतिक आकृति लिए हुए प्रदेश है, वो कौन से हैं? भाबर प्रदेश, तराई प्रदेश, बांगर प्रदेश और खादर प्रदेश। भाबर प्रदेश अर्थात जहाँ नदियाँ हैं वो पहाड़ी एरिया को छोड़कर धरातल पर प्रवेश करने लगती है, वहाँ पर चट्टानें व चट्टानों का मलबा लेकर साथ में आती है और यहाँ पर ये एक जगह इकट्ठा कर लेती है। तो इसके नीचे से नदियाँ होकर बहती है, अर्थात भूमिगत होकर नदियाँ बहती है, जो अदृश्य होती है, दिखाई नहीं देती है। तो इसे हम भाबर प्रदेश के नाम से जानते हैं। भाबर के एकदम दक्षिण में तराई प्रदेश है, जिसे दलदली प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। इसी तराई प्रदेश में दूधवा खारा राष्ट्रीय उद्यान है। फिर है बांगर, जो पुराने व ऊंचे जलोढ़ जहाँ नदियों के बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पाता है, उसे बांगर प्रदेश के नाम से जानते हैं। खादर प्रदेश, जहाँ नदियों में बाढ़ का पानी पहुँचता हो, नदियाँ अपने साथ नई मृदा लेकर आती है और बिछा देती है, इसलिए यह अत्यधिक उपजाऊ प्रदेश है। तो ये हो गया आपका उत्तर का विशाल मैदान। अब इसका हम पढ़ेंगे महत्व।
उत्तर के विशाल मैदान का भारत में क्या महत्व है? उत्तर के विशाल मैदान का महत्व है, यानी कि क्या क्या महत्व है। तो उत्तर के विशाल मैदान का ये पहला महत्व तो यह कि यह अत्यधिक उपजाऊ है, क्योंकि यहाँ पर नदियों द्वारा नई कांप मृदा है वो लाई जाती है, जिससे फसलें अच्छी होती है और उपजाऊपन है वो अत्यधिक होता है और भूमि की उर्वरा शक्ति है वो बढ़ती है, जिसके कारण फसलें अच्छी होती है। अत्यधिक उपजाऊ प्रदेश। यहाँ पर जो मृदा पाई जाती है उसे जलोढ़ मृदा के नाम से जानते हैं। और भारत में सर्वाधिक कौन सी मृदा पाई जाती है? जलोढ़ मृदा, जो अत्यधिक उपजाऊ होती है। अत्यधिक उपजाऊ, यानी ये प्रदेश है ये अत्यधिक उपजाऊ है। दूसरा, यहाँ पर समतल भूभाग है, इसलिए रेलवे व सड़क लाइनों का अत्यधिक जाल है। रेलवे व सड़कों का अत्यधिक जाल। नदियाँ, यहाँ पर अनेक नदियाँ बहती है, इसलिए यातायात है वो सस्ता है। जहाज़ों से हो जाता है यातायात, इसलिए सस्ता यातायात होता है। सस्ता यातायात, ठीक है। यहाँ पर अनेक औद्योगिक, व्यापारिक व धार्मिक नगर बसे हुए हैं, जैसे दिल्ली, कानपुर, मथुरा, आगरा, हरिद्वार, वाराणसी, अमृतसर, लखनऊ, पटना, कोलकाता आदि। तो यह हो गया आपका उत्तर का विशाल मैदान। अब अगली क्लास में हम दूसरा भौतिक प्रदेश पढ़ेंगे। थैंक यू।